दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जैसे नेचर आपको खुद देख रहा हो? जैसे जंगल के पेड़ पौधे, एक हल्की सी हवा या रात की खामोशी में कोई इनविजिबल चीज जो आपसे बात कर रही हो। एक फिल्म है जो इसको सिर्फ दिखाता ही नहीं, वो आपको इसके अंदर खींच लेता है, जहाँ फैंटेसी और रियलिटी का बॉर्डर डिसॉल्व हो जाता है और आप खुद से पूछने लगते हो कि क्या ये सपना है या सच। माई नेबर टोटरो सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म ही नहीं, ये एक इमोशन है। चाइल्डहुड का वंडर, नेचर का कंफर्ट और एक अनसेड दोस्ती जो वर्ड्स से ज्यादा गहरी है। तो चलिए हम एक चलते हैं ऐसे सफर पर जहां हर सीन एक कहानी के पीछे छुपी हुई कहानी बताता है। सीन बाय सीन डिकोड करेंगे विदाउट स्किपिंग ए बीट। माई नेबर टोटरो एक क्लासिक एनिमे फिल्म है जो 1988 में रिलीज हुई थी, जिसे बनाया द लेजेंडरी डायरेक्टर हायाओ मियाजाकी ने। और फिल्म की कहानी घूमती है दो बहनों के आसपास, सात्सुकी और मे। ये दोनों अपने पापा के साथ शहर छोड़कर गांव में शिफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माँ हॉस्पिटल में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होती है। मूवी में बीमारी को क्लैरिफाई नहीं किया होता, लेकिन लोग अंदाजा यही लगाते हैं कि उसकी मदर को ट्यूबरक्लोसिस होगा। इंस्पायर्ड बाय मियाजाकी के खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, तो माँ के करीब रहने के लिए और उनसे आराम से मिलने के लिए पूरा परिवार एक पीसफुल गांव में शिफ्ट होता है, शहर की भागदौड़ से बिल्कुल दूर। फिल्म का सेटअप एक गांव होता है जो कि नेचर से घिरा होता है, जहां हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। हरे भरे खेत, खुले आंगन, पेड़ पौधे और एक बड़ा कैम्फोर ट्री जो लिटरली नेचर का सेंटर पीस लगता है। आप नोटिस करेंगे कि फ्रेम में ब्राइट कलर्स और नेचर एलिमेंट्स का बहुत अच्छे से यूज किया गया है, जिससे लगता है कि नेचर जैसे खुद एक कैरेक्टर बन गया हो। अब मिलते हैं हमारे हीरो से, सात्सुकी और मे। सात्सुकी की उम्र 10 साल होती है और मे की 4 साल। सात्सुकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जबकि मे बहुत ज्यादा एडवेंचरस एंड मिस्चीवियस। उनके पापा मिस्टर कासाकाबे सिंपल टीचर हैं। उनके पापा अपने बेटियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वाइल देयर मदर इज इन द हॉस्पिटल। दोस्तों, इन दो बहनों की इनोसेंस एंड क्यूरियोसिटी ही इस मूवी को आगे बढ़ाती है। माँ के बीमार होने की वजह से पूरी फैमिली पे थोड़ा बोझ है, पर सात्सुकी और मे एक दूसरे का सहारा बन के हर दिन जीते हैं। इन बहनों की जोड़ी फिल्म का इमोशनल कोर है। ये बचपन की दुनिया और फैमिली बॉन्ड का पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। नेचर और फैमिली दोनों ही इस मूवी के थीम हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी कहानी शुरू होती है जब फैमिली नए घर में शिफ्ट करती है। जैसे ही सात्सुकी और मैं नए सराउंडिंग को एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें मिलता है खुला आसमान, पेड़ पौधों से भरी एक रंगीन खुली रो दुनिया, जहां हर चीज जिंदा सी लगती है। लेकिन पहले ही दिन एक अजीब चीज होती है। उन्हें दिखते हैं छोटे छोटे सूट स्प्राइट्स, जिन्हें जापानीज फोकलोर में सुसुवातारी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होते क्या है, तो दोस्तों ये होते हैं ब्लैक डस्ट बॉल जैसे क्रिएचर्स विद बिग आईज, जिनका ओरिजिन है जापानीज लोक कथाएं, जहां माना जाता है कि ये स्पिरिट्स अंधेरी जगह के कोने में रहती हैं। पर ये कोई स्कैरी चीज नहीं है, इनका नेचर शाई एंड मिस्टीरियस होता है। और जैसे ही कोई घर में वापस आता है जहां लाफ्टर एंड वार्मथ फैल जाती है, ये स्पिरिट्स क्वाइटली उस जगह को छोड़ देती है। एक और फैसिनेटिंग फैक्ट, लाफ्टर एंड हैप्पीनेस लिटरली इनको भगा सकती है। और वही होता है जब सात्सुकी एंड में खेलते हैं, हंसते हैं और घर में जिंदगी भर देते हैं। धीरे धीरे वो सूट स्प्राइट्स पिघल जाते हैं, जैसे अंधेरा खुद ब खुद पिघल गया हो। ये मोमेंट हमें सबटली ये समझाता है कि जब हम खुशी प्यार और लाइट लाते हैं, तो नेगेटिविटी और डार्कनेस अपने आप ही चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है उस पुराने कैम्फोर ट्री तक। यहीं पे हमारे हीरोज की टोटोरो से पहली मुलाकात होगी। मैं खेलते खेलते चुपचाप एक ट्री के नीचे जाती है और एक फ्लफी से क्रिएचर को देखती है। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा फेवरेट टोटोरो होता है। टोटरो को दिखाने के लिए कैमरा एंगल बहुत ही लो रखा गया है, ताकि उसको शक्तिशाली और भव्य दिखाया जा सके। टोटरो बहुत ही जेंटल है, वो सिर्फ पीसफुल ही नहीं, वो हमारे लिए फ्रेंडली फॉरेस्ट गार्डियन भी है। पहली बार मैं जब टोटरो के पीछे भागती है, तो सबसे पहले एक छोटा सा व्हाइट टोटोरो दिखाई देता है, फिर थोड़ा बड़ा ब्लू टोटोरो, फिर फाइनली सबसे बड़ा फाइनल टोटोरो। ये पूरा सीक्वेंस नेचर और इमेजिनेशन की बाउंड्री को ब्लर करता है। इस फिल्म में प्रकृति खुद ही एक मेन कैरेक्टर की तरह फील होती है। एक रात बारिश होती है। सात्सुकी और मैं बस स्टॉप पर खड़े होकर अपने पापा का वेट कर रहे होते हैं। तभी ट्री के नीचे टोटोरो भी आ जाता है, बिना किसी अम्ब्रेला के। उसके सर पे सिर्फ एक लीफ होती है। सात्सुकी अपना छोटा सा प्यारा अम्ब्रेला उसे दे देती है, एक छोटी सी केयरिंग गेस्चर, लेकिन एक मीनिंग के साथ। ये सीन सिर्फ क्यूट ही नहीं, सिंबॉलिक भी है। टोटोरो अम्ब्रेला लेने के बाद उन बच्चों का प्रोटेक्टर बन जाता है। जैसे शिंतो बिलीफ में माना जाता है कि नेचर और ह्यूमंस एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। फिर आता है एक मैजिकल मोमेंट। टोटोरो छोटे टोटोरोस को बुलाता
आता है, एक विसल जैसा मिस्टिकल साउंड सुनाई देता है और फिर जंगल के बीच से एक जायंट कैट बस आती है, एक बिल्ली जैसी बस जिसके अंदर नरम सीट, गेट और ग्लोइंग आईज भी है। कुछ लोग मानते हैं कि कैट बस मिक्की माउस का स्पिरिचुअल कजन भी लगता है। जब ये सीन आता है तो बच्चे ही नहीं ऑडियंस भी वाव बोल पड़ती है। इतना अनएक्सपेक्टेड, इतना इमेजिनेटिव। इन सब एक्साइटमेंट के बीच एक बहुत ही प्यारा और मैजिकल सीक्वेंस आता है, सीड प्लांटिंग। टोटरो सात्सुकी को 4 एकोन देता है, एकोन यानी बीज, और उसके गेस्चर से ऐसा लगता है कि जैसे वो कह रहा हो कि आगे हम फिर मिलेंगे। उस रात सात्सुकी और मैं उन बीजों को गार्डन में लगाते हैं। रात को सपने जैसा सीन होता है। रात को टोटरो और छोटे टोटरोज सात्सुकी और मे के घर आते हैं और उनके साथ डांस करते हैं जहां उन्होंने बीज लगाए होते हैं, और टोटरोज की वजह से वो बीज इतने ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं कि वो देखते ही देखते ह्यूज ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो दोनों बहनें टोटरो के साथ हवा में उड़ने लगती हैं। एक डैम ड्रीम लाइक मूवमेंट होता है ये। जब दोनों सुबह सो के उठते हैं तो पेड़ गायब हो चुका होता है, लेकिन खुशी की बात ये होती है कि उन बीज से अब कुछ निकलना स्टार्ट हो जाता है। छोटे छोटे स्प्राउट्स जमीन से निकल रहे होते हैं। ये सीन नेचर की मिरेकल और बचपन के वंडर को परफेक्टली कैप्चर करता है। ये सीन दिखाता है कि बच्चे कैसे अपने फियर्स भूलकर नेचर के साथ कितना खुश रह सकते हैं। 4 बीज 4 स्प्राउट्स, ये सबटल मैसेज देता है कि छोटी उम्मीद भी नई ग्रोथ ला सकती है। बीज यहाँ एक सिंबल है होप, प्रोग्रेस एंड इमोशनल हीलिंग का। टोटरो उन्हें ये बीज देता है जब वो अपनी माँ के लिए वरीड होते हैं। चाहे सपने में पेड़ उन्हें बड़ा जरूर दिखा होगा, लेकिन इनफैक्ट उन्हें ग्रोथ धीरे धीरे दिख ही रही थी। जैसे बीज से पेड़ बनता है, वैसे ही बचपन के इमोशन भी टाइम के साथ मैच्योरिटी और हीलिंग में बदलते हैं। फिर फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट आता है जब मैं गांव में खो जाती है। पूरा गांव उसे ढूंढने निकल जाता है। सात्सुकी हर जगह भागती है और सबसे पूछती है। कांता, जो उसके पापा के फ्रेंड का बेटा होता है, वो भी मदद के लिए आता है, लेकिन मे का कहीं पता नहीं लगता। ये सीन थोड़ा हैवी लगता है। सात्सुकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रो पड़ती है। वही मोमेंट पे टोटरो वापस आता है, लेकिन इस बार सच में एक हीरो की तरह। सात्सुकी जब होप छोड़ने लगती है तो वो टोटरो के पास जाकर मदद मांगती है और बिना कुछ बोले टोटरो कैट बस को बुलाता है, जो लिटरली हवा में उड़ता हुआ एक मैजिकल बस है। बिल्ली जैसा शेप, ग्लोइंग आईज और सॉफ्ट फरी सीट्स। कैट बस सात्सुकी को ले जाता है रात के अंधेरे में, बिना किसी ट्रैफिक, बिना किसी रुकावट के। कैट बस एक जगह जाके रुकती है, एक टेंपल के पास, जंगल के बीच में। वहां में बिल्कुल अकेली बैठी होती है और फिर एक सॉफ्ट मोमेंट आता है। दोनों बहनें एक दूसरे को देखती है और दौड़ के गले लग जाती हैं। कैट बस फिर दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ से वो अपनी मम्मी को दूर से देख पाते हैं। कौन का छोटा सा गिफ्ट रख के घर वापस चले जाते हैं। ये क्लाइमैक्स ये बताता है कि जब सब कुछ मुश्किल लग रहा हो, तब भी नेचर, मैजिक और फैमिली का प्यार मिलके हर क्राइसिस को ठीक कर सकता है। आखिर में सब कुछ ठीक होने लगता है। सुबह पता लगता है कि उसकी माँ की तबीयत पहले से थोड़ी सीरियस हो गई है, लेकिन अब वो स्टेबल और बेटर फील कर रही होती है। हॉस्पिटल के रूम में एक सॉफ्ट मोमेंट होता है। माँ अपनी दोनों बेटियों को दूर से देखकर मुस्कुराती है, एक डीप साइन ऑफ रिलीफ के साथ। फिल्म का एंडिंग बहुत ही ज्यादा जेंटल और सूदिंग है। सात्सुकी में और पापा सब ठीक है, मम्मी धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। एक छोटी फैमिली जिसे बस एक दूसरे की जरूरत थी। और टोटरो एक पल के लिए हवा के झोंके के साथ मिरर में या आसमान में एक ग्लिम्स देता है, जैसे कि कह रहा हो कि मैं यहीं पे हूँ जब भी तुम मुझे याद करो। टोटरो फेड आउट हो जाता है और हम व्यूअर स्क्रीन को एक स्माइल के साथ देखते हैं। बचपन में ये सीन बस क्यूट लगता था, लेकिन आज समझ में आया कि ये कहानी सिर्फ एक फॉरेस्ट मॉन्स्टर की ही नहीं थी। ये एक परिवार, एक हीलिंग जर्नी, एक मैजिकल चाइल्डहुड के सफर की कहानी थी। अब बात करते हैं फिल्म की डीपर इनसाइट्स की। ये फिल्म दिखाती है कि मॉडर्न लाइफ के प्रेशर के बीच भी अगर हम अपनी चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी और सिंप्लिसिटी को जिंदा रखें, तो हम स्ट्रेस से निकलकर नेचर से दोबारा जुड़ सकते हैं। हर जगह पेड़, पौधे, पत्ते और क्रीचर से कनेक्शन दिखाता है कि टोटरो खुद एक शिंतो कामी है जो प्रोटेक्ट करता है। शिंतो बिलीफ्स के हिसाब से ऐसे स्पिरिट्स ह्यूमन को नेचर के साथ हार्मनी में रहने की इंस्पिरेशन देते हैं। सात्सुकी और मे का बॉन्ड उन्हें हर टफ सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत देता है। जो बीज उन्हें मिलते हैं वो उनकी माँ के लिए एक सिंबल बन जाता है ठीक होने का। फिल्म सबटली दिखाती है कि कैसी छोटी छोटी चीजें एक बड़ा ग्रोथ साइकिल बन सकती है, बिल्कुल एक पौधा बनने वाले बीज की तरह। फिल्म में हर छोटी चीज, चाहे वो कैट बस हो, टोटरो के साथ उड़ने वाला सीन या मे का मिट्टी में खेलना, ये सब बातें बताती हैं कि बचपन में कहानियां नहीं, इमेजिनेशन चाहिए होती है। और सच कहूं, आज भी वो वर्ल्ड सिर्फ इमेजिनेशन नहीं लगता है सच्चा यादों भरा सपना। इस फिल्म का एक और कमाल का एक्सपेक्ट है विजुअल डिटेल्स। हर फ्रेम में रेन ड्रॉप, पत्तों पर लाइट का रिफ्लेक्शन, मिट्टी में इंसेक्ट्स और हवा में हिलते हुए लीव्स, सब इतने केयरफुली एनिमेटेड है कि फिल्म में एक रियलिस्टिक मैजिक महसूस होता है। ये डिटेल्स सिर्फ बैकड्रॉप ही नहीं, बल्कि ऑडियंस को पूरी तरह से इस वर्ल्ड का हिस्सा बनाती है। हयाओ मियाजाकी
ने रूरल जापान को ब्यूटीफुली फ्रेम में इतना अच्छा पेंट किया है, आपको लगता है जैसे आप उसी गांव में खड़े हो। हर घर, खेत, नदी और जंगल को इतना डिटेलिंग के साथ बनाया गया है कि व्यूअर्स फिल्म के सेटअप से डीपली कनेक्ट कर पाते हैं। ये फिल्म बनी थी पोस्ट वॉर जापान के दौरान, एक ऐसे वक्त में देश तेजी से बदल रहा था। अमेरिकनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन जोरों पे था, नॉट जोरों पे। और मियाजाकी को ये डर था कि लोग अपना नेचर से इमोशनल कनेक्शन कहीं खो ना दे। टोटरो का कैरेक्टर भी डीपली इंस्पायर्ड है शिंतो बिलीफ से। वो एक फॉरेस्ट स्पिरिट जैसा है जो बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी प्रेजेंस से प्रकृति के साथ हार्मनी का पाठ पढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थी माय नेबर टोटरो की पूरी कहानी और उसका एनालिसिस। आज हमने देखा कैसे एक फॉरेस्ट स्पिरिट बच्चों का दोस्त बन गया और कैसे नेचर, फैमिली और बचपन के ईमान जैसे थीम ने इस फिल्म को एक टाइमलेस क्लासिक बनाया। हर एक चीज, चाहे वो छोटी स्माइल हो, चाहे वो उगता हुआ पौधा, अपने अंदर एक डीपर मीनिंग छुपा के रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आगे भी इसी तरह स्टूडियो घिबली की और एनिमे क्लासिक्स की कहानियों को गहराई से एक्सप्लोर करता रहूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप ड्रीमिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।